तो बच्चों साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 2 करेंगे, मोटिवेशनल अभिप्रेरणा, ठीक है, और व्यक्तित्व। इसमें 2 टॉपिक होंगे, ठीक है। अभिप्रेरणा किसी भी कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए जो शक्ति मदद करती है वह अभिप्रेरणा है, मोटिवेशनल है। और मोटिवेशनल शब्द किसे मोटम से बना है, किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। मोटम का अर्थ होता है गति देना, धक्का देना, ठीक है। आगे देखते हैं। इस कथन के अनुसार बताया गया है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, शरणपथ है, हृदय होता है। श्रीमती गुड के अनुसार बताया किसी कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। जबकि विलियम मैकडॉवेल के अनुसार बताया गया है अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोदैहिक दशाएं होती हैं जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। विलियम मैकडॉवेल के अनुसार बताया गया है प्रेरक में क्या बताया गया है कि जिन कारकों के कारण अभिप्रेरणा को गतिमान किया जाता है होता है वे प्रेरक या प्रेरणा कारक आदि तत्व कहलाते हैं। प्रेरक के मूल 2 प्रकार बताए, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रेरक के सकारात्मक होते हैं तथा बाह्य नकारात्मक होते हैं। शारीरिक प्रकार के होते हैं भूख, प्यास, नींद, काम, ये कहते हैं आंतरिक प्रकार। जबकि सामाजिक वातावरण से शारीरिक प्रकार से होते हैं। सामाजिक वातावरण में होते हैं कौन कौन से, पद, मान, प्रतिष्ठान, ये ठीक है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रेरक बताएं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात कैसे होते हैं, सकारात्मक आंतरिक होते हैं, जबकि अर्जित कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं और बाह्य प्रेरक होते हैं, ठीक है। जबकि थॉमसन के अनुसार बताया गया है 2, स्वाभाविक और कृत्रिम। जैसे कृत्रिम कौन से, पद, मान, प्रतिष्ठान, और स्वाभाविक कौन से होते हैं, जैसे बाह्य आदत हुई, जन्म अर्जित, और बाह्य होगी स्वाभाविक। जबकि गेरेट के अनुसार 3 प्रकार, दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक, 3 प्रेरक बताए गए हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरक जन्मजात और अर्जित। अब्राहम मैस्लो जन्मजात जैसे भूख, प्यास, नींद, काम में सकारात्मक आंतरिक प्रेरक होते हैं, जबकि अर्जित में मान, पद, पुरस्कार, सजा, नकारात्मक और बाह्य सभी प्रेरक माने जाते हैं। थॉमसन के अनुसार प्रेरक के 2 रूप बताए गए हैं। स्वाभाविक व्यक्तिगत होते हैं, क्रिया के रूप में होते हैं। स्वाभाविक व्यक्तिगत होते हैं तथा क्रिया के रूप में होते हैं। खाना, पीना, सोना, खेलना, मनोरंजन है। जबकि कृत्रिम में जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठान, कृत्रिम होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। जैसे इसमें देख लो ना, क्रिया के रूप में होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, जबकि कृत्रिम होते हैं पद, मान, सम्मान, ये हो गए, ठीक है, स्वाभाविक। थॉमसन के अनुसार। गेरेट के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए, कौन कौन से, दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। दैहिक पर होते हैं जो प्रेरक दैहिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे संवेग, क्रोध, भय आदि। जबकि मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं वे प्रेरक वे कारक जो हमें एक मानसिक परिवर्तन के कारक प्रेरित करते हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति, युत्सा, पलायन, ये किया गया। जबकि सामाजिक में समाज के आदर्श व्यवहार के रूप में होते हैं, जैसे प्रेम, दया, सहयोग, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 सोपान होते हैं प्रेरणा चक्र के। हिलगार्ड के अनुसार एन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ठीक है। आवश्यक, एन का मतलब नीड का मतलब आवश्यकता, चालन, प्रणोद, प्रेरक, अंतर्नोद,
तनाव, ये ड्राइव होते हैं, सब ड्राइव होते हैं। प्रोत्साहन इंसेंटिव, नीड ड्राइव इंसेंटिव, ठीक है। नीड कहते जब एक व्यक्ति को कोई कमी या अधिकता महसूस होती है तो वह उसकी आवश्यकता कही जाती है। जैसे हमारे शरीर को कोशिका से बना है, इन कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाने पर हमें पानी की आवश्यकता महसूस होती है। सही कह रहे हैं। ड्राइव, जब प्राणी को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो हमें एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, जिसे चालक कहते हैं। चालक कहते हैं। जब हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास रूपी तनाव पैदा हो जाता है, इसे ड्राइव कहते हैं। इंसेंटिव क्या होता है? जब प्राणी को कोई चालक रूप में तनाव पैदा हो जाता है तो उस चालक को समाप्त करने के लिए कोई वस्तु लेना, क्रिया करना इंसेंटिव होता है। प्यास लगने पर व्यक्ति पानी पीता है जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है, इसे इंसेंटिव कहते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इसके जनक फ्राइड है। इसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों दो वर्गों में बांटा गया है, इरोज और थैनेटोस। इरोज वह प्रकृति जो निर्माणात्मक एवं जन्म से संबंधित होती हैं, सकारात्मक भाव होते हैं इरोज, जबकि थैनेटोस ऐसी प्रवृत्ति जो विध्वंसात्मक एवं मृत्यु से संबंधित होती है, नकारात्मक भाव की होती है, थैनेटोस होती है। ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर दिया था। किसने? स्किनर ने अभिप्रेरणा में, जबकि अधिगम में थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया प्रेरणा में बताया गया इस सिद्धांत के अनुसार एक प्राणी किसी भी उद्दीपक के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई अनुक्रिया करता है। एक शिक्षक रूपी उद्दीपक को देखकर दूसरा व्यक्ति को भी शिक्षक बनने के लिए प्रेरित होता है। चालक का सिद्धांत बताया क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया है। किसने दिया? क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया है। एक प्राणी उस उद्दीपक में अधिक प्रेरित होता है जिसके द्वारा चालक तीव्र होता है। भूख अधिक होने पर व्यक्ति अधिक प्रयास करता है, चालक होता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बताया गया है। किसने जो बताया? बोल्स कोकमैन ने। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी उस कार्य को करता है जिस कार्य को करने से उस प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। एक मजदूर की मजदूरी के लिए इसलिए उसे पैसे मिलते हैं, इसे प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी मैक्सी एंड तथा एंटिकस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जब एक प्राणी के सामने कोई अवसर होता है तो वह व्यक्ति उस अवसर की उपलब्धता के कारण अधिकतम रूप से प्रेरित होता है। शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति के कारण मोहन तैयारी में जुट जाता है। मूल प्रवृत्तियाँ तथा सिद्धांत, ये सिद्धांत हो गए कौन से? उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्सी एंडरसन ने दिया, जबकि प्रोत्साहन सिद्धांत बोल्स कोकमैन ने दिया था। चालक का सिद्धांत कार्ल लियोनार्ड हल ने दिया था, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया स्किनर ने दिया था, जबकि मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये सिद्धांत बताए गए हैं। जबकि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां संयुक्त बताए गए हैं। ठीक है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार बताए गए हैं। देखते हैं। बहुरूपी समय मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? पलायन, आश्रय में जिज्ञासा, भूख से भोजनाश्य, क्रोध से युत्सा, स्वामित्व से संग्रहण, अमोद से हास्य, गणना से निवृत्ति, एकाकीपन से सामुकता, वात्सल्य से पुत्रेच्छा, कामुकता से कामवर्ती, कर्तृभाव से रचनात्मकता, करुणा से शरणागति, आत्महीनता से दैन्यता, आत्मविमान से गौरव। ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है मैकडूगल ने। ठीक है।
आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मेस्लो ने दिया था। इसने क्या बताया? 5 प्रकार बताया। पहला दैविक आवश्यकता बताया, जिसमें दैहिक आवश्यकता, फिर दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, फिर स्नेह की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर आत्म सिद्धि की आवश्यकता। दैविक आवश्यकता में बताया गया है कि सुरक्षा की आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता है। कैसी है? प्राथमिक आवश्यकता। इसमें क्या बताया गया है? रोटी, कपड़ा, मकान बताया गया है। जबकि स्नेह की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता दूसरे प्रकार की आवश्यकता बताया गया है। द्वितीय आवश्यकता बताया गया है। इसमें क्या गया है कि भरा पूरा परिवार। स्नेह में क्या होता है? भरा पूरा परिवार होना चाहिए। जबकि सम्मान में कोई समाज में कोई भी पद हो, अच्छा पद हो, उसमें सम्मान होना चाहिए ये। जबकि आत्म सिद्धि में क्या बताया गया? पूर्ण संतोष हो। इसमें उच्चतर आवश्यकता हो, उच्चतम आवश्यकता बताएगी इसमें। आगे कहते हैं चिंतन। चिंतन का अर्थ होता है काम, कार्य, समस्या समाधान करना चिंतन होता है। समस्या के समय समाधान करना ही चिंतन होता है। हम्फ्रे ने बताया चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं, लक्ष्य का रास्ता नहीं आता। रोज के अनुसार चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समाधान को खोजता है। रोज के अनुसार मॉरिसन के अनुसार बताया गया कि चिंतन समस्या समाधान का अव्यक्त व्यवहार है। क्या है बताया? अव्यक्त व्यवहार। चिंतन समस्या समाधान का अव्यक्त व्यवहार है। मॉरिसन का चिंतन के तत्व 4 बताए गए: प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। ठीक है। प्रतिमा क्या बताया? वस्तुओं विचारों का चित्र मस्तिष्क में बनाना। प्रतिमा बताएगा वस्तुओं और विचारों का चित्र मस्तिष्क में बनाना, प्रतिमा बताया गया। भाषा में सोचने, विचारने, समझने का आधार शब्द बताया। जो कि संप्रत्यय में विचार अतः यथार्थ सोच बताया। प्रतिज्ञप्ति में क्या बताया गया? 2 अलग अलग विचारों के जोड़कर नया विचार बनाना प्रतिज्ञप्ति बताया। जिम्बार्डे के अनुसार चिंतन 2 प्रकार के बताया। कौन कौन से? सबली चिंतन और यथार्थ चिंतन। यह काल्पनिक एवं अवास्तविक चिंतन है, इसमें कार्य संभव नहीं है। जबकि यथार्थ में क्या है? यह कल्पना के साथ साथ मूर्त रूप से होता है। इसमें 3 प्रकार के बताए जाते हैं यथार्थ चिंतन में। अवसारी कौन कौन से बताया? अवसारी चिंतन बताया, अभिसारी बताया, अवसारी चिंतन बताया, आलोचनात्मक चिंतन बताया। इसको मूर्त चिंतन, निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसको कहते हैं मूर्त चिंतन और निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। जबकि अवसारी चिंतन में अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, देखो सबके परे अभिसारी चिंतन बताया गया। मूर्त चिंतन, निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, कूपमुंडून चिंतन भी कहते हैं। प्रतिभाशाली वाले बालकों में पाया जाता है। कौन सा? अभिसारी चिंतन। जबकि ये सृजनशील वाले बालकों में पाया जाता है। जैसे अमूर्त चिंतन होता है, आगमनात्मक चिंतन, सृजनशील चिंतन भी कहते हैं जैसे। जबकि आलोचनात्मक चिंतन में विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं। आगे देखते हैं चिंतन के उपाय क्या थे। काम के बारे में समझ, समस्या समाधान, कार्य को विशिष्ट व्यवहार के रूप में प्रकट करना, सकारात्मक परिणाम। बालक में चिंतन का विकास भाषा के विकास के बाद शुरू होता है। भाषा के विकास के बाद शुरू होता है। चिंतन का विकास 2 वर्ष बाद तथा जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है। जॉन डीवी के अनुसार तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी की संज्ञा दी है जॉन डीवी ने। आगे बताते हैं वुडवर्थ के अनुसार काल्पनिक और प्रतिमात्मक चिंतन को ही विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। काल्पनिक और प्रतिमात्मक चिंतन को ही विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी वुडवर्थ के अनुसार बताया गया। व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनैलिटी क्या होता है? व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी शब्द से बना व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। ठीक है। ये सब व्यक्तित्व सब पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा का है
जिसका पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुकोटा, नकाब या मास्क। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह प्रभाव है जो दूसरों को प्रभावित करता है। ऑलपोर्ट के अनुसार परिभाषा बताया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, मनोदैहिक तथा गत्यात्मक दशा है, उसे सामाजिक वातावरण में संतुलित बनाए रखती है। रोज के अनुसार बताया गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज है। रोज के अनुसार बताया गया है। गिलफोर्ड के अनुसार बताया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वय रूप है। व्यक्ति के गुणों का समन्वय रूप गिलफोर्ड के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बताया गया, व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। कैसे? समग्र रूप है। जबकि वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का वह संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। किसके अनुसार? वारेन के अनुसार बताया गया है। व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन सा? चौथी सदी में सबसे पहले प्रक्रियात्मक वर्गीकरण दिया था। किसने दिया था? चौथी सदी में सबसे पहले प्रक्रियात्मक वर्गीकरण किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के बारे में। इसने कितने बताए? इसने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कौन से देखते? पीला पीत, काला पीत और सलेस, कप और एक रक्त। इसने व्यक्तित्व 4 बताए हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 3 बताया, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार। क्रेचमर के अनुसार 4 प्रकार बताया। कौन से? गोलाकार, आगे देखते हैं लंबकाय और सुडोलकाय और मिश्रित काय। भारतीय दार्शनिक के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रकार बताए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी में क्या होता है? सदाचारी, धार्मिक, दूसरों का भला करने वाला। जबकि रजोगुण में वीर, साहसी, रक्षक, प्रजावत्सल, शासक। जबकि तमोगुण अंधकार प्रिय, प्रमादी, आलसी, झगड़ालू, ये होते हैं तमोगुणी में होते हैं। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के बताए गए हैं, नहीं 3 प्रकार के बताए गए हैं, भावशील, कर्मशील और विचारशील। भावशील में भावुक, सदा सुखी, जबकि कर्मशील में कर्मठ, अंतिम रूप से सुखी। विचारशील में वैचारिक, सदा सुखी। जबकि जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के, ये फ्राइड के शिष्य थे। कौन थे ये? फ्राइड के शिष्य थे जुंग। इसके 2 प्रकार बताए गए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। से एक अंतर्मुखी एकांत प्रिय, शांत स्वभाव वाले, निराशावादी, असामाजिक। जैसे वैज्ञानिक हुए, लेखक हुए, दार्शनिक हुए, अंतर्मुखी होते हैं। जबकि बहिर्मुखी में कौन से आते हैं देखते हैं, आशावादी, बहिर्मुखी आशावादी, सामाजिक, हंसमुख, विनोद प्रिय, मिलनसार, सहयोगी। जैसे राजनेता आते हैं इसमें, समाज सेवी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, समाज सुधारक आते हैं। जबकि एक आते हैं अभयमुखी। 3 बताए इसने उभयमुखी 3 बताए। एक उभयमुखी में क्या बताए? जुंग के शिष्यों ने बताया, जबकि जुंग 2 प्रकार का बताया। जुंग के शिष्यों ने बताया था ये अभयमुखी, जबकि जुंग ने 2 ही बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। इसमें दोनों की विशेषता पाई जाती है। इसमें अभयमुखी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषता पाई जाती है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी शब्दों का प्रयोग विद्वान के अनुसार हेंस आइजैक ने दिया था। किसने दिया था? हेंस आइजैक ने। सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी शब्दों का प्रयोग हेंस आइजैक ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। व्यक्तित्व के निर्माण के 3 घटक बताए गए हैं। 3 घटक बताए गए? कौन से? इदम, अहम, परम अहम। इदम ईद, अहम ईगो और इनमें सुपर ईगो। 3 प्रकार बताया। ठीक है, इदम में क्या बताए गए हैं? इच्छाओं का भंडार,
होता है। इसमें इदम में इच्छाओं का भंडार होता है। बस मन में प्रबल होता है, शारीरिक इच्छाओं का प्रबल होता है। सुखवादी सिद्धांत होते हैं, स्वार्थी होते हैं। दमित इच्छाओं का भंडार होता है, पशु प्रकृति होती है। तम गुण लड़ाकू झगड़ालू होते हैं। जन्मताप जन दमित भाव होते, भावों का राजा होता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें देखो ये चित्र बना रखा ना बच्चों ने, ये देखो शारीरिक इच्छाएं अधिक होती हैं जबकि मानसिक इच्छाएं कम होती है। असंतुलित होता है, असंतुलन होता है इसमें, ठीक है। ईगो अहम, उचित अनुचित, उचित और अनुचित के बारे में देखते हैं। इसमें युवावस्थाओं में मानवतावादी होते हैं, युवावस्थाओं में मानवतावादी होते हैं। शारीरिक मानसिक इच्छाएं होती है। संतुलन होता है, बराबर प्रॉपर्टी का शारीरिक मानसिक दोनों बराबर होते हैं। सहयोगी भाव होते हैं। रजोगुण प्रधान होते हैं। उचित अनुचित होते हैं। मानवीय मूल्य इंसानी प्रकृति का होता है। आगे देते हैं सुपर ईगो तथा परम अहम आदर्श, ठीक है। असंतुलन तथा शारीरिक और मानसिक, जबकि शारीरिक में क्या होता है कम होता है, जबकि मानसिक अधिक होता है सुपर ईगो में। इस वर्धावस्था में होते हैं देवत्व प्रकृति को होता है। आदर्श होता है, आदर्शवादी भाव का होता है, दूसरे के लिए जीने वाला होता है। बलिदान त्याग का होता है। मानसिक इच्छाओं का होता है, शारीरिक इच्छाओं का दबाने में होता है। सद्गुण की अधिकांश पाई जाती है। सद्गुण की अधिकता होती है, इसमें सद्गुण की अधिकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं शील गुणों के सिद्धांत कौन कौन से हैं। G.W. ओलपोर्ट तथा R.B. केटल के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण के कुल शील गुण 17,953 होते हैं। कितने होते हैं? 17,953 बताए गए हैं शील गुण के सिद्धांत। 4500 भागों में विभाजित किया गया। इसने 4500 भागों में विभाजित किया है। इसने कहा है कि जिस तरह हमारा मकान ईंटों से बना हुआ होता है उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व बना होता है। सामान्य शील गुण और विशिष्ट गुण दो भागों में बांटा गया है इसने, जिसमें सभी पाए जाते हैं। प्रेम दया सभी में पाए जाते हैं। इसमें सामान्य शील गुण में प्रेम हुआ, दया और सहानुभूति होगी। जब विशिष्ट शील गुण में व्यक्तिगत होते हैं, जैसे गांधी अहिंसा, स्वामी संप्रेक्षण होता है। विशेषक सिद्धांत के अनुसार विशेष सिद्धांत का विशेष शील गुण भी कहते हैं। ये किसने दिया? R.B. केटल ने दिया था। R.B. केटल नहीं दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसने सतही विशेष और स्रोत विशेष। सतही सामान्य व्यवहार से प्रकट, ठीक है, और स्रोत विशेष में विशिष्ट व्यवहार से अर्जित एवं प्रकट। कुछ लोग स्वयं को स्पष्ट वक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्हें R.B. केटल ने चक्र विकसित कहा, आधा पागल कहा। कुछ लोग स्वयं को स्पष्ट वक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं, इन्हें R.B. केटल ने आधा पागल चक्र विकसित कहा, ठीक है। शील गुण 16 होते हैं। ये धनात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं। देखते हैं, ये देखो 16 बताया गया है इन्होंने। R.B. केटल के अनुसार 16 पीए प्रणाली R.B. केटल ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए 16 पीए प्रणाली प्रस्तुत की है। केटल के अनुसार 16 धनात्मक विशेष ही शील गुण कहलाते हैं। मांग दबाव का सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मुर्रे के द्वारा। किसने? हेनरी मुर्रे द्वारा। एक व्यक्ति में बहुत सारी इच्छाओं या आवश्यकताओं की मांग का दबाव होता है। इसमें 40 मांग दबाव को निश्चित जन्म देती है। मुर्रे के अनुसार आवश्यकताएं हमारे या व्यक्ति के लिए तनाव को पैदा करती हैं। इसे क्या कहते हैं? मांग दबाव कहते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व मापन में विधियाँ कौन कौन सी होती है?
मौलवी विश्लेषण विधियाँ प्रक्षेप विधि, अप्रक्षेप विधि, 3 प्रकार की होती हैं। मौलवी विश्लेषण विधि में कौन कौन सी आती हैं? स्वतंत्र शास्त्रीय विधि, एक तो स्वतंत्र शास्त्रीय विधि आती है, किसने दी थी? फ्रांस के गाल्टन ने दी थी। कब दी थी? 1879 में। कितने शब्दों पर? 50 से 100 शब्दों में। स्वपूर्ण विश्लेषण विधि 1900 में सिगमंड फ्रायड ने दी थी। जब भी प्रक्षेपीय विधि देखते हैं, प्रक्षेपीय विधि, प्रक्षेपण शाही डिब्बा परीक्षण, इसे क्या कहते हैं? 1921 में दी थी। इसे IBT कहते हैं, IBT हरमन रोसान ने दी थी। जबकि कहानी वाक्य पूर्ति 1990 में, 1930 में SCT, इसे पाइन तथा टेंडलर ने दी थी, पाइन और टेंडलर ने दी थी कहानी वाक्य पूर्ति। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 1935 में TAT में दी थी, मॉर्गन एवं मुर्रे ने। बाल अंतर्बोध परीक्षण 1948 में CAT द्वारा लियो वोल्ड बेलर के द्वारा किया गया था बाल अंतर्बोध परीक्षण। IBT, SCT और TAT नामक परीक्षणों का भारतीकरण कोलकाता के मनोवैज्ञानिक उमा चौधरी ने किया था। किस किस का? IBT, SCT अथा और एक कौन सा है? TAT, इसका उमा चौधरी ने किया था, उमा चौधरी ने। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उपयोग होता है किस किस का? अभी बता रखा है इन्होंने, अलग से देखा नहीं। सबसे पहले 3-4 लोगों का बता रखा है, अभी देखते हैं इनको किस किस के बारे में बता रखा है। इधर देखते हैं, यहाँ से 4 लोगों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले शाही डब्बा परीक्षण IBT हरमन रोसान के द्वारा दिया गया है। जिसे मनोविज्ञान में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है IBT का, ठीक है। इसमें कुल क्यार कितने होते हैं? 10, जिसमें सफ़ेद, काला और लाल दो कैसे होते हैं? सफ़ेद, काला और लाल रंग के होते हैं। 3 कार्ड बहु रंग के होते हैं, 5 कार्ड सफ़ेद काले के होते हैं। आगे देखते हैं, तो हरमन रोसान द्वारा IBT के द्वारा IBT, जबकि SCT कहानी वाक्य पूर्ति पाइंडन एंड टेंडन द्वारा, ठीक है। प्रतिभागी को कोई अधूरी कहानी तथा वाक्य दिया जाकर उसे पूरा करने के लिए जाता है जब तक। ये देख लो, आगे देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT 1935 में मॉर्गन मुर्रे ने दिया था। इसमें क्या बताया? इसमें कुल कार्ड कितने बताए? 31 कार्ड बताए। इसमें 30 कार्ड चित्रित, 1 कार्ड आधा सादा। 30 कार्डों में 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड कॉमन होते हैं, ठीक है। इसमें 14 वर्ष या अधिक उससे अधिक वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है। 14 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोगों के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति के लिए केवल 21 कार्डों का उपयोग होता है। कितने? 21 कार्डों का उपयोग होता है 14 वर्ष से अधिक वर्गों के लिए। अब आगे करते हैं। कौन सा है? बाल अंतर्बोध परीक्षण 1948 में CAT लियोड बेलर द्वारा। इसमें क्या गया था? 10 कार्ड बताए। इस प्रत्येक कार्ड पर पशु पक्षियों मानव व्यवहार करते हुए चित्र बनाए गए हैं। इसमें 3 से 11 वर्ष के आयु के बालकों के लिए प्रश्न किया जाता है। इसका विकास डॉक्टर अर्नेस्ट ने किया था बाल अंतर्बोध परीक्षण का। जबकि अप्रक्षेप विधि अब कौन कौन सी हैं? आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। इसमें अपने आप को मूल्यांकन किया जाता है। अवैज्ञानिक विधि होती है जो कौन कौन सी होती हैं? मनोवैज्ञानिक विधि होती है। आत्मकथा विधि अर्थात अंतर्दर्शन विधि, इसमें विलियम वुंट ने इसके ने दिया था। इसमें यह संरचना वादियों पर आधारित है। यह स्वयं कथा स्वयं लिखता है। इसमें व्यक्ति इतिहास विधि तथा जीवन वर्त विधि तथा केस स्टडी। इसके जन्म प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन।
यह समस्यात्मक बालकों के निदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्यक्ति इतिहास तथा जीवनार्थ केस स्टडी विधि। प्रश्नावली विधि, इसमें प्राचीन प्रवर्तक सुकरात, मनोवैज्ञानिक में से जन्मजात स्टेनहोल। प्रश्नावली में प्राचीन, इसमें सुकरात, प्राचीन प्रवर्तक कौन है, मनोविज्ञान के जन्मजात स्टेनहोल। जबकि शिक्षा में मनोविज्ञान में कौन है, स्टेनहोल। प्रश्नावली, शिक्षा में इस विधि का प्रवर्तक वुडवर्थ। अतः इसमें प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। बंद, मुक्त, विचित्रित, मिश्रित होते हैं। सकारात्मक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। सकारात्मक शुरुआत कहाँ से, अमेरिका से। आमने सामने होना जरूरी है। अनुसूचित विधियाँ, सवाल भी स्वयं और जवाब भी स्वयं। अनुसूचित विधि। वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी आती हैं, ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं जो ये व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर आश्रित होती है। ये विश्वसनीय है। कैसी है, विश्वसनीय है। निरीक्षण और बाह्य दर्शन तथा सार्वभौमिक विधियाँ। प्रवर्तक कौन है, जे.बी. वाटसन। इसमें व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है। सदा समाज मिति विधि। समाज मिति विधि में क्या होता है, इसके प्रवर्तक कौन है, जे.एल. मोरेनो। कौन है, जे.एल. मोरेनो। इसमें समाज किसी नेता को चुनता है। कर्म निर्धारण मापन विधि, थ्रस्टर ने निर्माण किया। इसमें आंकड़ों का निर्माण करके निष्कर्ष निकाला जाता है, क्रम निर्धारण। जबकि शारीरिक परीक्षण विधि में क्या होता है, इसमें शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे मौखिक वार्ता वगैरह। ठीक है, ये सब विधियाँ हो गई हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ भी हो गई, सब विधियाँ हो गई है बच्चों। अपेक्षित विधि हो गई। ठीक है, धन्यवाद।